रेलू कट्टे की नई एपिसोड में खुश आमदेद। मैं हूं फराज कासिम। दोनों रेलू कट्टे हमारे साथ मौजूद हैं। रात के 10:15 तकरीबन हो रहे हैं। तो अगर आपको एनर्जी में थोड़ा सा कम जो है वो वोल्टेज नजर आए तो उसकी वजह आपको मैंने बता दी कि सारा दिन का काम करके बर्तन वर्तन धो के सब बैठे हैं। तो आज हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की। इस्लामाबाद यूनाइटेड को डिटेल एनालिसिस करेंगे। 2 दफा की चैंपियन, लेकिन पिछली दफा आखिर में आई थी ना सके भाई। हाँ, बॉटम पे। बिल्कुल। तो अप एंड डाउन इनकी जो है वो थोड़ी सी किस्मत रही है पीएसएल में, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि 2 दफे के चैंपियन रहे हैं तो दे नो हाउ टू विन, और आई एम श्योर कि इस बार वो बड़ी तैयारी से आएंगे। और तो हम नजर डालेंगे कि उनकी स्क्वाड किस तरह की है, क्या उन्होंने जो है गलतियां लास्ट टाइम उनसे क्या सीखा, और इस बार कैसी नजर आ रही टीम। तो खैर स्टार्ट करते हैं। साकिब भाई, सबसे पहले प्लेटिनम कैटेगरी पे अगर नजर डालें साकिब भाई, तो क्या है, कैसी नजर आ रही है? बिल्कुल यार, प्लैटिनम कैटेगरी तो बड़ी अच्छी लग रही है, मगर फराज आपको एक चीज़ और बताता चलूं कि आज से हमारे डिटेल स्क्वाड एनालिसिस स्टार्ट हो गए हैं। और सब ने हमें कहा हुआ है कि ये कम से कम भी 1 घंटे के होने चाहिए। खैर उतना तो लंबा नहीं जाएंगे हम, मगर तो आज मैं आपसे भी, आपको भी इसमें इन कराएंगे, क्योंकि आप बहुत खामोश रहे हैं और आपके फैंस जो हमें ऑनलाइन वो डांटते हैं कि भाई वो फराज भाई ने कुछ नहीं बोला। स्पेशली वली हैदर भुट्टो आपके बहुत बड़े फैन है, और वो कहते हैं कि आप भी बोला करते, तो लिहाजा आई विल बी थ्रोइंग सब बॉल्स ऑन योर कोर्ट, तो रेडी रहिएगा। या देखिए, इसमें मैं इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने मैंने वहाँ कमेंट्स में भी दिया था इस बारे में। देखिए यार, जहाँ तक पीएसएल की ड्राफ्ट और क्या और सारी रेलीगेशन और अपग्रेडेशन और ये सारी जो बेसिकली टेक्निकल चीजें, उस पर मेरी पकड़ है नहीं, और इन लोगों की है। तो अगर मुझे पता ही नहीं है तो मेरा बोलने का उसमें जरूरत क्या। हाँ, प्लेयर्स की जहाँ तक बात आती है, इंडिविजुअल प्लेयर्स, उनकी एबिलिटी, टीम शेप, तो हाँ वो दैट्स ऑल डिफरेंट स्टोरी। तो अब बिल्कुल वहीं पर ये आज आप भी पार्टिसिपेट करेंगे। आज हम आपको सोने नहीं देंगे, तो आप जरा जागते रहना भाइयों। अच्छा अच्छा यार, भाई। सबसे पहले तो इनकी प्लाटिनम कैटेगरी की बात करें। मैंने आपको कुछ इमेजेस भेजे थे प्लाटिनम के, उसमें से लगाएंगे आप स्क्रीन पे, या अभी रेडी नहीं है तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। लगा दिए अच्छा, लगा दिए। अच्छा ठीक है। अच्छा यार, प्लाटिनम रोस्टर में इनके पास 3, शादाब खान ऑफ कोर्स कैप्टन थे। हेल्स को इन्होंने ट्रेड करके लिया। हसन अली को इन्होंने वाइल्ड कार्ड से उठाया। ये इनकी प्लाटिनम पिक्स है। सबसे पहले कैप्टन शादाब खान के पास की तरफ जाते हैं यार। शेडी कैप्टन था, तो ऑफ कोर्स तो सिंपल रिटेंशन बनती थी। इसने पिछली पीएसएल में इस्लामाबाद हार तो गई, मगर शादाब खान पहली दफा कैप्टनसी कर रहा था, और ही लेड फ्रॉम द फ्रंट। उसने बैटिंग तो बहुत अच्छी की थी, बॉलिंग भी उसकी जिस लेवल की है उस हिसाब से तो उसकी अच्छी थी। तो अच्छी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दी थी, मगर इनकी टीम हार गई क्योंकि ये 7 टॉसेस हार गए थे। 9 में से 7 टॉस हार गया था शादाब। और आपको पता है कि पीएसएल जो है वो विन द टॉस और विन द गेम वाली होती है। दूसरी टीम को बैटिंग कराते हैं, चेज करते हैं, और चेजिंग में जीत जाते हैं, और ज्यादातर चेजिंग टीम्स जीतती हैं। तो यार शादाब खान जो है, आप क्या, कैसा, आपको उसका कैसा सीजन चल रहा है आजकल, नेशनल T20 का और इंटरनेशनल परफॉर्मेंस भी फराज? यार नेशनल टी20 पे तो खैर हसीब हसीब जो है ना, डोमेस्टिक गेम पे ज्यादा नजर रखता है। मैं जनरल शादाब की बात करूं तो यार शादाब इज वन ऑफ अभी यार। अच्छा, एक जनरल अगर पाकिस्तान टीम की बात कर सके भाई, एक सेकंड ऑफ द कोर्ट, हमारी टीम में अनफॉर्चुनेटली जैसे कल भी टेस्ट मैच हो रहा था, मैं रात में देख रहा था, तो एक सुपरस्टार्स की बड़ी कमी है हमारे हमारे पास। तो शाहिद अफरीदी वाज द लास्ट सुपर जेन्युइन सुपरस्टार इन आवर टीम। अभी हमारे पास अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, बाबर आजम अब एक हमारे पास आया है, हाँ। लेकिन हाँ, तो शादाब हैज द पोटेंशियल टू बी अ सुपरस्टार मेरे हिसाब से। उसके अंदर से वही वाली बात है कि उसके अंदर जिगरा बड़ा है साकिब भाई। और वो बैटिंग अगर आप उसकी देखें तो ही इज वेरी लिमिटेड इन हिज टेक्निकल स्किल्स, लेकिन वो जिस जिस उससे खेलता, स्पेशली जब वो कप्तान बना, आपने उसकी परफॉर्मेंसेस देखी होंगी, उसकी परफॉर्मेंस बैटिंग में डिफरेंट लेवल पे चली गई थी। तो आई थिंक ही कैन बी ग्रेट एथलीट, ही हैज अ ग्रेट क्रिकेटिंग माइंड, आई थिंक इज वेरी श्रूड माइंड। तो ही कैन बी अ बिग एसेट फॉर इस्लामाबाद। हाँ, और वैसे बैटिंग में सही कह रहे थे कि जिगर से खेलता भी। आप देखते पाकिस्तान न्यूजीलैंड के ऊपर से लाइन लगती थी, तो शादाब ने पहले मैच में उसने ठीक ठाक छक्के लगाए, और उस टाइम पे वो डफी और जिस किस्म के उनके नए नए बॉलर्स जितनी तेज बॉलिंग कर रहे थे, उस हिसाब से उसने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। तो यार ऑफ कोर्स एज आई सेड कि पिछला इसने ही लेड फ्रॉम द फ्रंट लास्ट सीजन इस्लामाबाद की तरफ से। बैटिंग में 9 मैच में इसने 263 रन किए थे, 37 की एवरेज, 160 का स्ट्राइक रेट था, जो कि बहुत फिनोमिनल है। और बॉलिंग में इसने 9 मैचों में 8 आउट किए थे, इकोनॉमी 8.24 थी, थोड़ा सा एक्सपेंसिव था।
मगर ये है कि ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी एज ए कैप्टन। कैप्टनसी में तो हार गए, उसकी कुछ वजूहात भी थी जिसकी हमने बात की थी। मगर इस दफ़ा ये है कि रीसेंट फॉर्म में ये है कि नेशनल T20 जो है इसका बड़ा अच्छा गया है, और 10 मैचेस में इसने 237 रन भी किए 160 के स्ट्राइक रेट से, और बॉलिंग में इसने 10 मैचों में 15 आउट किए हैं 8.23 की इकोनॉमी से, फिर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। मगर ये कि शदाब को अपनी बॉलिंग जो है थोड़ी सी अच्छी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एक्सपेंसिव जा रहा है, लाइन लेंथ भी इसको थोड़ी सी बेहतर करनी पड़ेगी। आई थिंक शदाब सबसे बड़ा जो मसला रहा है पिछले कुछ सालों में, नॉट इवन महीनों में, वो उसकी फिटनेस का मसला रहा है, जो कि उसकी बॉलिंग को तो डेफिनेटली इम्पैक्ट किया है, जिसने हम काफ़ी अरसे से वो शदाब की वो वाली बॉलिंग नहीं देख पा रहे हैं जो कि हमने देखी, जिससे हम उसके फैन हुए थे, यानी वो गुगलीज और वो वैरायटी, वो अब या तो either he has been found out or he hasn't been bowling with that much of confidence, या उसकी फिटनेस इतनी ऐसी नहीं है कि वो वैसी बॉलिंग कर सके। इवन दो ही लाइक फराज ने बिल्कुल सही कहा कि बड़ा अच्छा क्रिकेटिंग माइंड है, एग्रेसिव है, टीम को लेके चलने वाला है और टीम को लीड फ्रॉम द फ्रंट करने वाला है, लेकिन थोड़ी सी बॉलिंग में आई थिंक ही हैज बीन लैकिंग। दुआएं हमारी उसके साथ हैं कि he regains his form sooner rather than later because he has all the potential यार। और यार वो ट्राई भी नहीं कर रहा, वो गुगली मारने की ट्राई नहीं कर रहा। मतलब कि पहले तो ये था हर ओवर में एक गुगली आती थी उसकी, पहले साल में पहले तो उसको रोकना पड़ता था, सरफराज को बोलता था ओ भाई रुक जा, चार गुगलियां ना करा। अब उसने मारना ही बंद कर दी। ये समझ नहीं लगी उसकी कि उसने, मतलब कि कोई मिस्ट्री है यार कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। किसी दिन रेयान भाई के साथ करते हैं इंटरव्यू, तो उनसे पूछते हैं यार आप ही बता दें कि का कुछ और इशू जिसके कि आपको गुगली के लिए बैक ऑफ द रिस्ट का कोई इशू हो, कुछ हो, आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं खैर इस मामले में एक्सपर्ट भी इतना नहीं हूं कि मैं बात करूं, लेकिन हाँ आई मीन अगर शदाब, बॉटम लाइन इज अगर शदाब की चल गया इन हिज बॉलिंग एंड हिज बैटिंग, then it would be very hard to stop Islamabad. अच्छा चलिए शदाब से आगे चलते हैं एलेक्स हेल्स पे। एलेक्स हेल्स इन्होंने ट्रेड करके लिए कराची किंग्स से, उसके ऊपर पूरा डिटेल शो हमने जब कराची किंग्स के जीएम फैसल मिर्जा से किया तो उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई, जिसकी एसेंस यही थी कि शायद इस्लामाबाद जो था हेल्स से बात कर चुका था कि यार तुम हमारे पास ओपनर आ जाना, और पहले भी हम तुम्हारी तरफ से खेलते रहे हो और इंग्रम उनकी तरफ से खेलता रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ उनकी बातों से ये अंदाजा हुआ कि उनके साथ पहले क्या चीज, इसको कहते हैं पोचिंग। हाँ तो बात ये है कि हेल्स के साथ मुझे लग रहा है कि कोई इस्लामाबाद की डील हो चुकी थी, वो मनवा चुके थे, तो अब कराची तक ट्रेड आई तो कराची को बता चुके होंगे कि यार इस्लाम हमने उससे हेल से बात की हुई है, वो भी वापस आना चाहता है और हम ओपनर खिलाना चाहते हैं, आप डायमंड की पहली पिक भी ले लो और साथ में अपना इंग्रम वापस ले लें, तो पहले आपसे अच्छा भी खेला हुआ है। तो इस वजह से वो मटीरियलाइज हो गई। कराची किंग्स ने भी सोचा होगा कि यार एक प्लेयर खुद ही जाना चाह रहा है और ओपनर बन के जाना चाह रहा है, तो चलो ठीक है हम डायमंड की पहली पिक ले लेते हैं, तो पहली 2 पिक्स हो जाएंगी और उन्होंने अच्छे प्लेयर। I don't agree with it. I don't know, but हो सकता है एक unpopular opinion हो, लेकिन you don't give your best player to make other teams stronger. Exactly. Even if he's not playing from your well. यार जिस तरह लाहौर फखर जमान को वापस ले आया, इस कराची को कोशिश करनी चाहिए थी, उसको कहते भाई तू ओपनर खेल ले, बाबर वन डाउन खेल लेगा, शर्जील वन डाउन खेल लेगा, कॉम्प्रोमाइज हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। आई मीन और हेल बिग फॉर्म में है यार, बिग बैश में पिछले साल भी वो टॉप के में था, इस दफा भी वो टॉप पे जा रहा है। सर ही इज द बेस्ट बैट्समैन इन बिग बैश राइट नाउ, नंबर 1 एग्जैक्टली। तो यही मैं तो ये समझ नहीं लगी यार। अभी इसकी एज 32 है। फराज आप बताओ कि 2017 में तो इसका और मेरा बेन स्टोक वाला हुआ था, तो 1 साल की पाबंदी लग गई थी। 2019 में वर्ल्ड कप स्क्वाड में मॉर्गन के कहने के ऊपर सुना सीनियर प्लेयर्स ने इसके खिलाफ बगावत की थी कि इसके साथ हम नहीं खेलेंगे, कुछ उधर भी कोई पाकिस्तानी सीन हुआ था, कुछ पता है बैकग्राउंड आपको? ये इसका कोकेन वाला मसला था साकिब भाई, कोकेन में करते हुए पकड़ा गया था ये, इस वजह से तो उसका क्या नाम है, मॉर्गन का जो है इसका स्टेटमेंट बेसिकली ये है कि हमने एक टीम कल्चर बनाया है और हमने एक पूरा वो किया, तो जब तक बेसिकली ये टीम कल्चर में बाय नहीं करेगा तो हम जो है वो उसका ये कहना है कि इसने जो है वो he has let down the whole team, so he's broken the whole ethos. तो कहते यही है कि जो कि इनकी पॉडकास्ट वगैरह सुनता हूँ मैं, इनकी क्रिकेट इन्फो पे हो गई या बीबीसी वालों की हो गई क्रिकेट पे टेस्ट मैच स्पेशल, यही कहते हैं जब तक ओवेन मॉर्गन है तब तक इसका आना मुश्किल है, और ओवेन मॉर्गन अभी कहीं नहीं जा रहा अनलेस के कोई
कॉम्प्रोमाइज बीच में हो जाए तो जब कह रहे ये रहे कि जब तक मॉर्गन है तब तक एलेक्स यार उनके पास ओपनर भी तो देखो ना कि कितने ज्यादा हो चुके हैं। और जॉनी सेकंडली बेस साकिब को भाई, अगर इंग्लैंड की हिस्ट्री देखी जाए तो दे डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर ईथोस। आई एम बट केविन पीटरसन की मिसाल उसके सबके साथ हुआ। सामने, लाइक एज लॉन्ग एज उसकी क्या यार, मैं नाम क्यों मैं भूल जाता हूँ यार उनके, स्ट्रॉस स्ट्रॉस से हाँ, स्ट्रॉस जब तक उसका पटा था वो टीम में वापस नहीं आ सका, उसके बाद भी ही वाजंट अलाउड इन द टीम। तो एनीवेज ये इंग्लैंड का हिस्ट्री है, उनके लिए नाम बड़ा नहीं, उनके लिए टीम का जो कॉम्बिनेशन है, टीम का जो एनवायरनमेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब तो निकले 2 साल हो गए हैं यार, और बड़ी परफॉर्मेंसेस वो दे रहा है, मगर चूंकि उनके पास इतने ओपनर्स हैं, जॉनी बेस्टो है, वो बेन फोक्स, पता नहीं कितने प्लेयर्स आ चुके हैं, बटलर वो भी ओपनिंग कर लेता है, ठीक है, वो रॉय भी है, ये फिर एक और वो जो पेशावर जल्मी से था पिछले साल और इस दफा कोयटा में चला गया यार, आपने जो ओपनर लिया है, जो विकेट कीपर भी है, हद हो गई यार, जो पिछले साल पेशावर जल्मी से क्या पिछले साल लेम लिविंगस्टन, नहीं नहीं नहीं, एक और यार, वो ओपनर जो बहुत मार रहा था समरसेट में बाबर आजम के साथ, जो ओपनिंग करता था, दिमाग टॉम बेंटन, टॉम बेंटन, सॉरी, वो भी है। तो इतने ज्यादा ओपनर्स हो गए हैं, तो इस वजह से हेल्स का केस बन भी नहीं रहा वहां पर इतनी परफॉर्मेंसेस देने के बाद, कि यार हमारे पास पहले भी इतने ओपनर्स हैं, तो ठीक है, अब नहीं, एक दफा इसके साथ अब उनके साथ चल रहे हैं, तो इस वजह से इसकी बारी वैसे भी नहीं आ रही। एनीवे यार, इसका पिछले साल बड़ा अच्छा सीजन गया था कराची किंग्स से, 9 मैचों में 272 रन किए थे, 45 की एवरेज से, 148 का स्ट्राइक रेट था, वन डाउन पोजीशन पे खेला था। आप तो काफी पीछे चले गए, आप अभी की बात करें, लेकिन बिग बैश और आगे आ रहा हूँ ना मैं उसके ऊपर, ये तो मैं बता रहा हूँ कि इसका सीजन कैसा गया था, और इसने 80 भी नॉट आउट मारा था लाहौर कलंदर्स को। बिग बैश में इस टाइम पे 14 मैचों में 535 रन किए हुए हैं, टॉप स्कोरर है वहां पर, 41 की एवरेज है, 163 का स्ट्राइक रेट है, और ट्रेड होने के बाद उसने एक सेंचुरी और एक 50 ताजा ताजा एक और भी लगा दी है, ठीक है, और लीड था। हाँ, फिलिपी जो था सिडनी सिक्सर्स का, वो लीड कर रहा था और उसको इसने बीट कर दिया, तो बहुत ज्यादा फॉर्म में है, मास्टर स्ट्रोक खेल गया यार ये रियानुल हक ने, हैट्स ऑफ टू देम, इनकी जादू हमेशा चल जाते हैं। तो लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उन्होंने ट्रेड को पॉसिबल बनाया, और कोई और टीम ने तो सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह के वो डील बनाते हैं। एनीवे आगे चलते हैं यार। हसन अली, जो कि जिनका मीडियोकर सीजन पिछला गया था, थोड़े से इंजर्ड भी थे, प्लेऑफ्स भी नहीं खेले थे, पाकिस्तान टीम से भी निकले हुए थे, तो उनकी कैटेगरी जो थी किसी वजह से डायमंड हो गई, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला एक अच्छा इंटरव्यू आगे आने वाला है, उनसे हम पता करेंगे कि वो क्यों हुआ था। वाइल्ड कार्ड में सारी पूरे पाकिस्तान की स्पेकुलेशन थी, पहली पिक में इस्लामाबाद जो है वाइल्ड कार्ड में हसन अली को उठा रहा है, और बड़ी अच्छी, और जितनी फॉर्म में था, सेंट्रल पंजाब को जिस कंडीशंस में इसने कैप्टनसी टेक ओवर की थी हसीब, उधर से तो सेंट्रल पंजाब का जीतना बड़ा नामुमकिन लग रहा था जब अजहर अली छोड़ के गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेंट्रल पंजाब का स्टार्ट बहुत ही आई मीन, मैं वो वर्ड यूज नहीं कर, लेकिन pretty much वाहियात था, स्पेशली जब सिंध के खिलाफ मैच में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, बड़ा अग्रेसिवली करके जो है वो फिर डिफेंड नहीं कर पाए। मैं ये कहूंगा, चूज योर वर्ड्स वाइजली, तुम्हारे वैसे ही बहुत हसीब गाय इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। मैं वैसे ही बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता हूँ, ये क्या करूँ यार, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, ये जो जहन में आया वो खैर। एनीवेज, तो जहां से इसने टीम को उठाया, और द वे ही परफॉर्म्ड फ्रॉम द फ्रंट, लेड फ्रॉम द फ्रंट, स्पेशली इन द फाइनल, यार क्या इसने इनिंग खेली वो फाइनल में सेंचुरी खेल दी, सेंचुरी खेल के, आई मीन आउट ऑफ नोवेयर उसने सेंट्रल पंजाब को फाइनल ड्रॉ टाई करवाया। तो आई मीन वो कहते हैं ना, ये तो फेरी टेल लिखी जाती है, तो इस तरह की वो फेरी टेल लिखी गई इस मर्तबा के कायदे आज़म ट्रॉफी में। बिल्कुल। तो और इतने फॉर्म में था, तो ऑफ कोर्स वो उसकी वो पिक तो उसकी वही बननी थी। आई एम स्टिल सरप्राइज कि इसकी कैटेगरी क्यों डिमोट करके इसको डायमंड क्यों किया गया था, इस पे भी कहीं से पता करेंगे। मगर ये कि इसकी पीएसएल जो थी वो मीडियोकर गई थी, 9 मैचेस में इसने सिर्फ 8 विकेटें ली थी, 8.59 की इकोनॉमी थी, मगर पेशावर ज़ल्मी का प्रूवन ओवरऑल पूरी पीएसएल का भी सेकंड विकेट टेकर है, और हमेशा से ज़ल्मी के साथ खेलता रहा। ज़ल्मी को चाहिए था इससे बात कर लेती, इसको ना जाने देते, जिस तरह लाहौर ने फखर को मनाया, उसी तरह ज़ल्मी को भी चाहिए था इसको ना जाने देते, कोई ना कोई इससे डील बना लेते।
एनीवे पर मगर यही एक ऐसा बॉलर जिसके pretty much हर फॉर्मेट में 50s है. बिल्कुल How can you consider him as a यार इधर कोई नया रोटी गैंग बना लेते। जलमी में कहते कि यार ये कामरान अकबल भी खाबे खाता है, ठीक है, ये वहाब रियाज को भी बड़ा शौक है, तो तुम लोग अपना एक रोटी गैंग बना लो, को पराठा गैंग बना लेते हैं. हाँ पराठा गैंग बना लो, हलवा पूड़ी गैंग बनाओ, मतलब कि उसको डील दो, उसको कहो यार माते जाओ, हम तुम्हें रोटी से अच्छी चीजें खिलाएंगे, यहाँ पर तिलों वाले कुलचे होंगे। मगर बात ये है कि उन्होंने जाने दिया और अनफॉर्चुनेटली उनका बड़ा अच्छा प्लेयर उनसे मिस हो गया, हसन अली। तो यार यही इनकी प्लाटिनम पिक्स थी, और अगर मैं इनको रेट करूं कि कितनी अच्छी है, आई गेस 10 आउट ऑफ 10 दूंगा मैं इनको प्लाटिनम में। ओवर टू हसीब। हाँ जी, तो नेक्स्ट अप आई थिंक डायमंड की ग्राफिक्स हैं, फराज तो लगा दें एंड देन वी कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट. डायमंड में सबसे पहले तो आ जाते हैं जी कॉलिन मनरो. फराज हमारे साथ हैं बीबी? हाँ हाँ है सूटे मार। यार मैं बैकग्राउंड में चीजें चला रहा हूँ, तुम अच्छा. नहीं, आपकी वो जवाब नहीं आया तो मैं परेशान हो गया था थोड़ा सा, पता चला लाइट फिर चली गई. ये डायमंड के प्लेयर आ गए भाई। अच्छा जी, कॉलिन मनरो अगेन ही इज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल इन द बिग बैश. पिछले साल भी इस्लामाबाद की तरफ से खेले थे, इस बार तो आप फिर इस्लामाबाद में इनको रिटेन किया. वेरी गुड रिटेंशन, स्पेशली जब आप कंसिडर करें कि ये प्रीटी मच एक प्लैटिनम लेवल के प्लेयर है जो कि डायमंड में इन्होंने रिटेन कर लिए. तो और इन्होंने परफॉर्म भी कर लिया था लास्ट टाइम, इवन दो पहले कराची की तरफ से खेले थे तो परफॉर्मेंस ऐसी नहीं कर पाए थे उस सीजन में, लेकिन इसमें लास्ट सीजन में भी अच्छा परफॉर्म किया और इस वक्त बिग बैश में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है. आई थिंक ही इज द फिफ्थ, 5वें नंबर पे है इस वक्त इन टॉप बैट्समैन की लिस्ट में बिग बैश के अंदर. 13 मैचों में इन्होंने 411 रन बनाए हैं, 34.25 की एवरेज से, और विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 129.65. अपने ट्रेडिशनल लो जो इनका रोल है ओपनर, उससे नहीं खेल रहे, वन डाउन खेल रहे हैं, तो एक तरह से एंकर रोल इस में यार मैं एक शुक्रिया अदा करना चाहूंगा रॉय और मनरो का कल के, इन्होंने कल टुक टुक करके मेरी टीम को तो प्लेऑफ्स में हीट को जो है वो फाइनल्स में पहुंचाने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है इन्होंने. एनीवेज 29 फोर्स और 18 सिक्सेस भी इन्होंने काफी मारे हैं, लेकिन तो फॉर्म में इस वक्त, बट यूजुअली एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जरूरी नहीं है कि जो बिग बैश में फॉर्म में हो वो पाकिस्तान में आके भी उसी फॉर्म में का मुजाहरा करे. हमने कई इंस्टेंसेस देखे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करते हैं वो कब पाकिस्तान में स्ट्रगल करते हैं, या यूएई और उन पिचेस पे स्ट्रगल करते हैं. देखेंगे हाउ ही डज हियर. लास्ट ईयर तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था इस्लामाबाद की तरफ से. वेरी गुड पिक एंड आई थिंक यार हसीब एक चीज बताऊं कि अगर मनरो अपने आप को ड्राफ्ट में डाल देता ना, इसने प्लाटिनम में पिक होना था, क्योंकि इस दफा ड्राफ्ट की हालत अच्छी नहीं थी. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. बट अगेन आई मीन इस्लामाबाद रिलेशनशिप से बड़ा प्ले करती है, उनके प्लेयर्स के साथ रिलेशनशिप्स है वो बड़े स्ट्रांग है. दे वो कोशिश करते हैं कि वो लॉयल रहे अपने प्लेयर्स के साथ, और उनके प्लेयर्स भी कोशिश करते हैं कि वो लॉयल रहे इस्लामाबाद. हेल्स की मिसाल आपके सामने. और ये जो वीडियो चला रहे हैं ना इस टाइम पे फराज टीवी पे, इस टाइम पे ये इसने इमरान ताहिर को कहते हैं ना कि मनरो के खिलाफ पहले ओवर में पावर प्ले में लेग स्पिनर लगा दें, तो उसने उस मिथ को बस्ट किया था. बेसिकली सारे स्टैटिस्टिशियन जो होते हैं वो बोलते हैं कि मनरो को लेग स्पिनर लगा दो. इसने इमरान ताहिर को मेरे ख्याल में कोई 20 के रन मार दिए थे इस ओवर में. चले तो ये हो गए मनरो. एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड फराज ऑन मनरो? नहीं यार, मैं तो पीछे वीडियो चला रहा था. तो यार कॉलिन मनरो को मैं देख रहा था, अभी इसमें बिग बैश में भी देख रहा हूँ, अप एंड डाउन जा रहा है, इतना ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन अगेन ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर. और ये वही है कि यार 2020 के वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो कि दे प्ले अराउंड द वर्ल्ड एंड बेसिकली when they come to your team they bring a whole lot of experience from all across the globe. तो नहीं, आई थिंक इज अ वेरी गुड पिक. और कोई बड़े मैचेस में जो है ना, ये बड़े प्लेयर ही काम आते हैं यार. और जब मैच फंसेगा, कोई मैच आपको लगा हुआ हो, तो यू विल वांट प्लेयर्स लाइक दीस ऑन द क्रीज. सो आई थिंक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर देम. हसीब मुझे नहीं याद आ रहा कि पाकिस्तान के खिलाफ खेला है सीरीज ये, राइट? बिल्कुल खेला खेला है.
अच्छा, मुझे भूल गई है फिर। बल्कि बैटिंग में ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाता था पाकिस्तान में, पाकिस्तान के खिलाफ मुझे याद पड़ता है शायद बॉलिंग में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेता था। नहीं, बॉलिंग तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रही है। T20 की बात कर रहा हूँ, ये जो भी 3 हुए उसमें था ये। नहीं, इस पर अभी हाँ तो रीसेंट में तो हाँ, ही रिसेंट में he's कह out रहा of हूँ। New Zealand team for a while now। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो अभी पाकिस्तान के खिलाफ खेला भी नहीं है। अच्छा नहीं, मैं समझा आप अच्छा अच्छा। ओवरऑल पाकिस्तान के खिलाफ कभी नहीं खेला था, उसकी बात कर रहे हैं। नहीं रिसेंटली तो नहीं भाई, हाँ, क्योंकि ये जो T20 दिसंबर में बहुत सीरीज हुई है वो नहीं ना खेला। नहीं नहीं। हाँ। नहीं बिल्कुल भी नहीं खेला। बहुत अच्छी उसके टीम से बाद बात। डायमंड कैटेगरी में और जो है फहीम। जी नेक्स्ट अप जी फ़हीम अशरफ पे आ जाए। फ़हीम अशरफ अगेन अभी क्या कहें, रिसेंट फॉर्म में तो आप लोग सबने देख लिया, न्यूजीलैंड में जाके विद द बॉल परफॉर्म किया इन T20। बैटिंग में एक इनिंग में आई थिंक अराउंड 30 ऑड रन इसने स्कोर किए थे, उसके अलावा बाकी 2 इनिंग्स में तो ही फेल्ड, 2 या 4 रन स्कोर किए थे। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो टेस्ट मैच में भी परफॉर्मेंस देके आ रहा है बैटिंग के अंदर, और कॉन्फिडेंस वापस आ गया है, बॉल को अब मिडल भी कर रहा है, शॉट्स भी बड़े, यानी जब शॉट लगते हैं तो आपको साउंड भी नजर आती है कि हाँ भाई इससे मिडल हो रही है, कॉन्फिडेंस है इसके आगे, इसके अंदर वापस। नेशनल T20 अभी जो खेला था उसमें भी काफी अच्छा इसका रहा। हालांकि इसने मैचेस बड़े कम खेले, आई थिंक 5 मैचेस खेले थे, उसके अंदर उसने 106 रन बनाए, 35.33 की एवरेज से, लेकिन इसका जो स्ट्राइक रेट था दैट वाज अराउंड 207 फ्रॉम बैटिंग परस्पेक्टिव। इसी तरह बॉलिंग में भी ही हैज बीन अ की परफॉर्मर फॉर इस्लामाबाद फॉर अ व्हाइल। काफी अरसे से इस्लामाबाद के लिए परफॉर्म करते आ रहा है, आई मीन पाकिस्तान के लिए ना करे, इस्लामाबाद के लिए हमेशा इसने परफॉर्म किया है। तो यार थोड़ी देर बाद वैसे पूरी नजरें इसके ऊपर जाने वाली हैं, 2-4 घंटे में पूरे पाकिस्तान की। लग ही रहा है। अच्छा, फहीम पे उम्मीद है बहुत है, फहीम पे इज्जत मैं ये बचा बोलूंगा लेंगे। कि यार ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स। मैं इसका हमेशा ही बोलता हूँ कि आई डोंट रेट हिम हाईली इन जनरल व्हेन ही प्लेज फॉर पाकिस्तान, लेकिन ये उन लोगों में से है जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बने, मतलब बिल्कुल जो है टेलर मेड है। तो आई थिंक ही फिट्स वेरी वेल इनटू द होल सीन ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग। वो उस कल्चर में बड़ा फिट होता है। टीम, साकिब भाई ने बात सही की कि वो टीम लॉयल्टी और टीम कल्चर जो है इस्लामाबाद बड़ा सही इस्तेमाल करता है उसका, और उसमें ये बड़ा सही बैठता है। तो आई थिंक गिवन द फैक्ट दैट कि वो इस्लामाबाद की जो है वो टीम का हिस्सा जो है जो अभी तक रहा है और अभी तक इम्पोर्टेंट रहा है, तो अगेन गोइंग फॉरवर्ड एज वेल ही विल बी वेरी क्रिटिकल फॉर देम। यार इस्लामाबाद से बेसिकली ना वो दुबई लेग में बहुत अच्छा खेला है, जिसमें इसने सारी परफॉर्मेंसेस दी थी, मगर ये पिछले साल जब पाकिस्तान में तो बहुत बुरा फ्लॉप हुआ था और बहुत एक्सपेंसिव गया था, इसकी मैं इकोनॉमी भी यही कोई बात 10 करने डॉलर से लगा था ऊपर की कि होगी। वन ऑफ द रीजन इस्लामाबाद डिडंट डू वेल इन लास्ट ईयर वाज Fahim Ashraf not playing well either with the bat or with the ball. With the ball, I think with the ball he had like 7 wickets at 10.64 की इकोनॉमी रेट, इंतहाई एक्सपेंसिव रहा था। इसी तरह बॉलिंग में भी, वो बैटिंग में भी कोई खास नहीं, 16.66 की एवरेज थी, 135 का स्ट्राइक रेट था, हाईएस्ट स्कोर इसका 37 रन का था। तो one of the key reasons why Islamabad didn't do well was Fahim Ashraf, along with of course Asif Ali, और फिर जहाँ तक बात, अब जिस तरह न्यूजीलैंड में टेस्ट स्क्वाड में काफी थोड़ा सा फॉर्म में आया है, और वनडे और T20s में भी बड़ी अच्छी इनिंग्स इसने खेली थी, बल्कि पहले T20 में इसने जो टोटल डेमोलिशन से बचा लिया था और अच्छा स्कोर पुट ऑन कर दिया था, फिर बॉलिंग भी अच्छी करता रहा, तो फॉर्म में थोड़ा सा बॉलिंग आ की गया। तो कॉन्फिडेंस बड़ी अच्छी रही इसकी न्यूजीलैंड में, अराउंड 6 के करीब ही रही, ज्यादा से ज्यादा एक में 19 दिए थे, एक में 20 रन दिए थे, एक में शायद 18 रन दिए थे। तो मोस्ट लाइकली मुझे लग रहा है कि शायद इस दफा इसने अपनी थोड़ी सी रीगन की है फॉर्म, तो होपफुली अच्छा करेगा ये मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसमें कॉन्फिडेंस आया हुआ है, और अगेन इस्लामाबाद में ऐसी एनवायरनमेंट होती है कि मगर अगर आप देखो तो ये अपनी लाइन लेंथ के ऊपर फोकस करने के लिए ना, इसने अपना वो आजकल पेस लूज कर दी है। पहले 140s में बॉल करता था, आजकल 130s में बॉल कर रहा है। हाँ, आई मीन व्हाट वर्क्स वेल फॉर हिम, व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर हिम, तो सही है। अगर उससे उसको विकेटें और रन्स रुक रहे हैं, विकेटें मिल रही हैं और रन्स रुक रहे हैं, तो नो हार्म इन दैट। वो बात आप सही कर रहे हैं। आई थिंक अगेन कॉन्फिडेंस गोज अ लॉन्ग वे। अब इस लेवल पर खेल रहे हैं तो यार ऐसा तो हो नहीं सकता कि बंदे में टैलेंट ना हो या स्किल ना हो, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ी जरूरी चीज होती है। तो मेरे हिसाब से क्योंकि अभी अब टेस्ट टीम का भी हिस्सा बन गया है, तो उसको एक ज़ाहिर कॉन्फिडेंस लेवल उसका डिफरेंट जगह पर होगा। तो आई थिंक ही विल बी वेरी, आपकी वाली बात भी सही थी कि क्योंकि वो फॉर्म में नहीं था, तो इस्लामाबाद क्योंकि इतना डिपेंड करती है उसके ऊपर, तो वो जो है उस आखिर में आए बेचारे। तो हाँ, गिवन द फहीम इज इन गुड फॉर्म और आजकल टीम का हिस्सा भी है, टेस्ट टीम का भी हिस्सा, आई थिंक ही कैन हैव अ वेरी बिग इम्पैक्ट दिस ईयर।
चले जी नेक्स्ट आप जी लुइस ग्रेगरी साकिब भाई ग्रेगोरी का हूँ या ग्रेगरी ग्रिगोरी लुइस ग्रेगरी ये साकिब भाई की फेवरेट टीम इस वक्त बीबीएल ब्रिस्बेन हीट की तरफ से भी खेल रहे हैं और इंग्लैंड की तरफ से इंग्लैंड के प्लेयर हैं यूजुअली खेलते आई थिंक समरसेट से हैं जो कि उनकी बाबर आजम की टीम भी है ऑलराउंडर का रोल है बहुत कोई अमेजिंग सीजन नहीं जा रहा है इनका बिग बैश में लेकिन कल के मैच में एक इम्पोर्टेंट 30 ऑड रन इन्होंने स्कोर किए थे फॉर ब्रिस्बेन हीट टू फिनिश स्ट्रांग साकिब भाई कुछ कहना चाहेंगे मेरे हिसाब से तो he's a good pick बट अब यार अच्छा पावर रेटिंग अच्छी कर लेता है रिकॉर्ड नहीं है पावर रेटिंग अच्छी कर लेता है अगर आप देखें कल उन्होंने इसको बॉलिंग नहीं दी वो अपने लेग स्पिनर्स के साथ ही यही मैं देख रहा था कि कल बॉलिंग नहीं कराई वो खुद अपने आप को कहता है कि आई एम अ बैटिंग ऑलराउंडर आई एम नॉट अ बॉलिंग ऑलराउंडर ही इज मोर लाइक अ बैटिंग ऑलराउंडर वो बैटिंग आजकल अच्छी कर रहा है और छक्के छुक्के अच्छे मार लेता है तो लोअर ऑर्डर में अगर इसकी बारी आती है तो ये अच्छी पावर रेटिंग कर लेगा आई वुड स्टिल प्रेफर हिम ओवर साल्ट अगर साल्ट वर्सेस ग्रेगरी करना हुआ तो मैं ग्रेगरी के साथ जाऊंगा लास्ट टाइम वैसे किसी ने कमेंट्स में बड़ा बुरा कहा था कि सॉल्ट की आपने स्टैट्स नहीं चेक स्टैट्स तो चेक कर लिया करें यार उसको मैंने करेक्ट कर दिया तो वो कह रहा था कि टॉप स्कोरर है मैंने कहा कि भाई वो 31st नंबर पर है वो ये उसके स्टैट्स हैं तो वो स्टैट्स शायद उन भाई को सही पता नहीं थे अच्छा एनीवेज खैर अभी T20 में अगर उनके वैसे स्ट्राइक रेट देखा जाए तो बहुत ही अच्छा और हेल्दी स्ट्राइक रेट है कैरियर स्ट्राइक रेट की बात कर रहा हूँ 145 के अराउंड उसका कैरियर स्ट्राइक रेट है एवरेज जो है 2185 और ऑफ कोर्स जिस नंबर पे वो बैटिंग करता है तो 21 एवरेज इज फाइन एज लॉन्ग एज यू हैव अ हेल्दी स्ट्राइक रेट तो गुड चॉइस फिनिशिंग में ही कैन वर्क वेल अगेन जो इस्लामाबाद का कॉम्बिनेशन बनता है जिस तरह के इस्लामाबाद का कॉम्बिनेशन होता है उनकी 10वें नंबर तक तो बैटिंग ही चली जाती है वो इस दफा 11वें नंबर तक है ऐसे ही लग रहा है नहीं अगर हाँ इमर्जिंग में अगर मोहम्मद वसीम को खिला लेंगे तो 11वें नंबर तक 11वें नंबर तक है अच्छा मैं इससे बिल्कुल agree। तो मैंने इसको रिसेंटली जो है उसको काफी गौर से मैच में ऑब्जर्व किया है तो बॉलिंग उसकी बस गुजारे लायक है वो बॉलिंग उसकी इतनी नहीं लेकिन बैटिंग में इज प्रीटी क्लीन हिटर यार मतलब मैं देख रहा था उसको कल भी ठीक ठाक 35 वो कल बिग बैश में यही कह रहे थे कि वो स्टार्ट्स ले रहा है लेकिन स्कोर कर नहीं पा रहा है तो कल भी उसकी बल्ले पे आ रही थी बॉल अच्छे 35 कुछ किए थे उसने लेकिन वो होल्ड आउट कर गया आखिर में तो आई थिंक हमारे पीएसएल में चल सकता है yes I think he wrote a good choice overall तो again अगर रेटिंग ही देंगे इस कैटेगरी को तो बात है गोल्ड की तरफ चलें। आपके तीनों हो गए इतनी जल्दी जी साकिब भाई कीप इट शॉर्ट इन सेकंड किस अप्रोच अच्छा चलिए यार आगे गोल्ड की बात कर लेते हैं यार गोल्ड में इनके पास आसिफ है फिल सॉल्ट है और हुसैन तलत हैं आसिफ अली तो यार हमेशा से इनकी प्रोडक्ट हैं और हमेशा से इस्लामाबाद की तरफ खेलते आए हैं और इस दफ़ा डायमंड से डिमोट हो गए थे इस दफ़ा क्योंकि परफॉर्मेंसेस पिछले साल इतनी अच्छी नहीं थी पीएसएल में 9 मैचेस में से 7 इनिंग्स खेली थी सिर्फ 81 रन किए थे सिर्फ 16 की एवरेज थी स्ट्राइक रेट तो उसका अच्छा होता ही है 150 स्ट्राइक रेट था और सिर्फ 20 रन इनका जो नॉट आउट इनका टॉप स्कोर था तो बड़ी मीडियोकर से भी बल्कि नीचे कहना चाहिए इनकी अच्छी पीएसएल नहीं गई थी दिस इज द रीजन कि वो इस दफ़ा गोल्ड में आ गए और रीसेंट फॉर्म इनकी ये कि यार नेशनल T20 में इन्होंने 11 मैच में 240 रन किए 30 की एवरेज है 146 का स्ट्राइक रेट है तो आसिफ अली का जितना बुरा सीजन गया था इससे ज्यादा बुरा तो हो नहीं सकता तो आई गेस इस दफा आसिफ अली जो है कोशिश करेगा कि ज्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाए थोड़ा सा नेशनल T20 में तो थोड़ी सी फॉर्म उसकी वापस आई है पाकिस्तान कप में सर बहुत ही ब्रिलियंट फॉर्म में है इस वक्त अच्छा पाकिस्तान कप में क्या कर रहा है आजकल यार मैं तो वो रात को 12 बजे स्टार्ट होता है बहुत कुट रहा है अच्छा मार रहा है दबा के बहुत दबा के मार रहा है बाज इनिंग्स तो बहुत ही रूथलेस थी तो देखे लेकिन वैसे ग्राउंड्स में बाउंड्रीज भी मुझे थोड़ी सी छोटी लगती हैं वो कोई असल स्टेडियम में तो मैचेस हो नहीं रहे हो पता नहीं किधर यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी नहीं हो रहे शायद वो यूबीएल में भी हो रहे हैं और स्टेट वो एसबीपी के ग्राउंड में हो रहे हैं अच्छा तो अच्छा साकिब भाई आसिफ अली का मुझे याद है रेहान अल से हमने जो बात की थी तो वो कह रहे थे कि आसिफ अली को जो है वो उसकी एक रिदम होती है वो जाता है पहली 6-8 बॉलें वो रोकता है बल्ले पे बॉल फील करता है और उस तक उसको वो टाइम ना मिले तब तक जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं करता तब तक वो छक्के नहीं मार पाता
which is understandable to a degree. Yes, हर प्लेयर की अपनी वो होती है, लेकिन जाहिर है सिचुएशन के हिसाब से आदमी को अगर अगर आप खेलने आ रहे हो और आपके पास 6 से 8 बॉल है, T20 में मुश्किल ही है कि आपको मिले, अगर अक्सर मौका नहीं लगता, तो अगर ये प्रॉब्लम उसके साथ है तो देन इट इज अ प्रॉब्लम। और सारी बात है, 6वें नंबर पे आ रहा है तो उसमें चांस तो आपके ज्यादा नहीं होता, मगर देखो और दूसरी टीम्स के जो लेट और इस नंबर पे आ रहे थे, जिस तरह लाहौर का डेविड वीजा था, उसने ठीक ठाक परफॉर्म किया है। इसका सीजन वाकई अच्छा नहीं गया, ठीक है इसके पास टाइम भी कम होता है, मगर इसका सीजन वाकई आउट ऑफ फॉर्म था। हाँ, ये अगेन फराज, तुमने शायद किसी प्रोग्राम में बड़ा अच्छा कमेंट किया था कि क्रिकेट एक तो स्किल आपका तो है, बट मेंटल टफनेस और वो होना बहुत जरूरी है। मुझे याद है जब इंग्लैंड अपने ये नए जो अब उनका जिस प्लेइंग स्टाइल है, जब व्हेन दे स्टार्टेड डूइंग दिस, इनिशियली दे वर लाइक, जब ये शुरू में उन्होंने किया तो आई थिंक दे वर गेटिंग आउट फॉर 100 ऑड रन्स, 120 रन्स। और ओवेन मॉर्गन से किसी ने पूछा कि भाई ये तुम लोग की नई अप्रोच तो है, ठीक है, लेकिन बट यू गाइस आर नॉट स्कोरिंग। ही सेड वी आर फाइन विद इट बिकॉज़ वे वी वांट टू गो। उसकी हंसी थोड़ी सी, मैं थोड़ा सा और पीछे, और इसकी जो अच्छा की मंतक जो पूरी है ना, ये शुरू किया था ब्रेंडन मैकलम ने, ठीक है। ब्रेंडन मैकलम ने शुरू किया था कि भाई अग्रेसिव क्रिकेट, इन योर फेस क्रिकेट खेलनी है हमने, और उसमें हम लोग जो है वो 100 पे भी आउट होंगे, 80 पे भी आउट होंगे, लेकिन हम 200 भी करेंगे। तो उसको वो लेकर आया था 2015 के वर्ल्ड कप में। 2015 के वर्ल्ड कप में इसी तरह हम लोग फाइनल तक पहुंचे, और उसी अप्रोच से ही वो मैच हार गए थे, क्योंकि बेवकूफी की तरह मिचेल स्टार्क को जो है पहले ओवर में निकल के मार रहे तो बोल्ड हो गया था। एनीवेज, तो एंड्रू, इन लोगों ने जो है, एवन मॉर्गन, ये कि यार वो आपको एक माइंडसेट बना देता है, ठीक है, फिर नेक्स्ट गेम के लिए आपके अंदर ये डर नहीं होता कि अगर मैं ये करके आउट हो जाऊंगा तो मैं आउट ही नहीं हो जाऊंगा टीम से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ये यही वाली बात, एंड्रू स्ट्राउस उनका एडमिनिस्ट्रेटर था, तो उसने बोला कि हमने अडॉप्ट किया, और हमने यही बोला कि प्लेयर को, तुम्हारी यही वाली बात, उसने बोला कि हमने प्लेयर्स को बोला कि यार अगर तुम 0 पे आउट हो जाओ या 50 करके आओ, तुम अगला मैच पूरी सीरीज खेलोगे और तुम्हें कोई पूछेगा नहीं कि तो। और अच्छा, कल आप लोगों ने, आई एम श्योर वो देखा होगा कि नहीं, मैंने आधा देखा, बाबर आजम का जो रमीज राजा ने इंटरव्यू किया, आप लोगों ने नजर से देखा? नहीं, मैंने देखा देखा। तो उसमें याद है, उसमें उसने बाबर से सवाल किया कि व्हाट काइंड ऑफ अ कैप्टन विल यू बी। तो उसने बोला कि अग्रेशन चाहता हूं मैं टीम में, और मैं चाहता हूं कि हम लोग, उसने वही वाली बात की जो कि ब्रेंडन मैकलम और ओवेन मॉर्गन वाली बात, एग्जैक्टली वही बात की। उसने कहा कि हम जो है वो ऑन द फ्रंट फुट खेलेंगे, और हम लोग इसमें 100 पर भी आउट होंगे और 200 भी कर जाएंगे। तो अगर हम 100 पे आउट होंगे तो कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा, और जब 200 करेंगे तो फिर जो है सबको नजर आएगा। तो वो एक प्रोसेस है। और अगेन ये वाली बात है कि अगर आप अपने खिलाड़ियों को फ्रीडम दे दें, मेंटल फ्रीडम दे दें कि हाँ यार वो, अच्छा सॉरी, एक चीज में और ऐड करूंगा, जो इंडिया अभी सीरीज जीता है वहां पे, तो वो उसमें फ्री, वो एक जुमला यूज करे थे शास्त्री, और उन लोगों ने बोला कि यू आर फ्री फ्रॉम कॉन्सिक्वेंसेज। सो बैट्समैन जो जा रहे थे, दे वर मेंटली फ्री फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज। जब आप व्हेन यू फ्री फ्रॉम कॉन्सिक्वेंसेज के यार अगर मुझे कोई सवाल नहीं करेगा, तो फिर आप खुल के खेलते हो। तो अगेन या दैट कैन बी वेरी बेनिफिशियल। यस, हाँ, और यही वजह है आई थिंक, जो मुझे लगता है कि these guys perform better from Islamabad than from Pakistan team, because इस्लामाबाद में की टीम का एनवायरनमेंट ऐसा है कि भाई खुला खाता है, तुम्हारे ऊपर है, there is no pressure on you, do what you do best, ठीक है। अब चाहे उसमें तुम फेल हो या सक्सेसफुल हो, this is the whole season for you, do what you do best। तो एनीवेज काफी लंबी बात हो गई। आगे चलते हैं यार। अभी आप लोग बातें कर रहे थे, तो हमारे एक इस्लामाबाद के फैन है अम्मार आबिद, उनका अभी यूट्यूब पे कमेंट आ रहा है, वो मैं फोन पे पढ़ रहा हूँ। वो कहने के यार रेहानुल्लाह की हसन चीमा को भी बुलाओ। तो अम्मार यार, हमने पिछले साल रेहानुल्लाह का पिछले सीजन में इंटरव्यू किया था, इंशाल्लाह इस सीजन में भी अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम जरूर करेंगे। आगे चलते हैं यार। हर हफ्ते जियो सुपर पे करते ही आई थिंक। हाँ, और जियो सुपर के ऊपर तो वो वैसे ही हर हफ्ते होते हैं, तो आई गेस अगर आपने उनको सुनना है तो जियो सुपर पे 2-3 शोज करते हैं, आई गेस वीक में 2 शोज तो करते हैं, आई एम श्योर। अच्छा चलो आगे चलिए आगे यार, सेकंड इनकी जो गोल्ड पिक है वो है हुसैन तलत, जो कि डायमंड में थे, और उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना के इनको गोल्ड में रिटेन किया। पिछली पीएसएल ज्यादा नहीं खेले थे, सिर्फ तीन मैचेस ही इन्होंने खेले थे, और मतलब 5 मैच खेले थे, मगर सिर्फ 3 में बारी आई थी, तो सिर्फ 61 रन किए थे, 20 की एवरेज, सिर्फ 103 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ अराउंड रन अ बॉल, जो कि थोड़ा सा लो है। और दिस इज हुसैन तलत वैसे भी कोई एक्सप्लोसिव बैट्समैन नहीं है, 37 का हाईएस्ट था, तो बड़ी मीडियोकर इनकी पीएसएल गई थी। पूरे इस्लामाबाद यूनाइटेड की यही कहानी थी, अदर देन शादाब खान।
लोकल प्लेयर्स इनके तो ज्यादा नहीं चल सके थे। तो नेशनल T20 मगर चूंकि इसका बहुत अच्छा गया है और मे बी दिस इज द रीजन के ये डायमंड इनकी कैटेगरी डायमंड में ही रही, इनकी रिमोट नहीं हुई। ना और सिर्फ नेशनल T20 his tour to with पाकिस्तान शाहीन्स एग्जैक्टली और इसका ऑल्सो ये जो अभी वनडे कप हुआ है, इवन दो सदर्न पंजाब आउट हो गई कल सेमीफाइनल की रेस से, अच्छा इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया जो थोड़े बहुत मैचेस इसने खेले हाँ ठीक ठाक यार फॉर्म में आया है। जब भी इसका नेशनल T20 में यार 12 मैच में 319 रन किए हैं, 35 की एवरेज से 151 का स्ट्राइक रेट, जिसकी वजह से वो शाहीन्स क्या वो तो पाकिस्तान नेशनल T20 में भी आ गया था। आखिरी मैच जो चचा इफ्ती ने 2 छक्के लगा के जितवाया उसमें नॉन स्ट्राइकर पे ये खेल रहा था नॉट आउट, इसकी शायद बॉलिंग तो इसने नहीं खेली मगर ये मैच खेला वो वाला। और फिर शाहीन से आखिरी 3 मैच में आई गेस इसके एक 50 है और 2 40 हैं, तो शाहीन से भी T20s में इसने अच्छी बैटिंग की है। मुझे लग रहा है कि he's gonna be in Pakistan one-day setup very soon. हाँ T20 से बेहतर है कि उसको वनडे सेटअप के बीच में ज्यादा खिलाएं उसको। आगे चलते हैं यार, इनकी गोल्ड की आखिरी पिक है वो है फिल साल्ट की। तो फिल साल्ट यार ज्यादातर मेरे ख्याल में खेला इस्लामाबाद यूनाइटेड से पिछले तीनों सीजन्स ज्यादा, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड इतनी हैवी वेट किस्म की उनकी बैटिंग होती है कि साल्ट की तो बारी आनी नहीं थी। क्योंकि पिछली दफा अगर आपको याद हो कि मलन भी इनके पास थे, इंग्रम भी इनके पास थे, मनरो भी इनके पास थे, लूक रॉन्की भी इनके पास थे। अब इतने 4 हैवी वेट बैट्समैन के होते हुए स्टेन भी था। हाँ, और इसके साथ जब डेल स्टेन आया तो अब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स में फिल साल्ट की तो सिर्फ एक ही मैच खेला था जिसमें उसने 25 रन किए थे, मगर बिग बैश खेल रहा है यार ये एडिलेड स्ट्राइकर से। 14 मैच में इसने 284 रन किए हैं अभी तक, 284, सिर्फ 20 की एवरेज है और 130 का स्ट्राइक रेट है। तो मीडियोकर प्लेयर है फिल साल्ट का, मैक्सिमम कैलिबर आई गेस इतना ही है 20 से 25 की एवरेज वाला, और 130 का स्ट्राइक रेट भी बताता है कि इज नॉट वेरी एक्सप्लोसिव। तो मीडियोकर प्लेयर है आई गेस, गोल्ड में ठीक है। सो गोल्ड की भी जो इनकी ये तीनों की तीनों पिक्स हैं आई गेस सॉलिड पिक्स हैं, क्योंकि 2 तो उनके अपने ही हैं और ये गोल्ड में सॉल्ट भी अच्छी पिक है। तो 9 आउट ऑफ 10 दूंगा मैं इसको गोल्ड में। आगे अब सिल्वर की बात करें वसीम। हाँ जी, तो सिल्वर में स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मोहम्मद मूसा खान, इनके प्लेयर आई थिंक इस्लामाबाद से पिछले, इस्लामाबाद की फाइंड है, इस्लामाबाद का ही प्रोडक्ट है। पिछले 2 साल से तो 2 साल से आई थिंक इस्लामाबाद से ही खेल रहे हैं। इनका पिछला सीजन तो कोई खास अच्छा नहीं गया था, इट वाजंट दैट गुड। 7 मैचों में इन्होंने 6 विकेटें ली थी with an average of 31.16 and an economy rate of 8.25. बट एक मैच की वजह से बड़े यादगार रहे थे साकिब भाई। मैं उस मैच का जिक्र करूं नहीं करूं? कराची वाला जो कराची के खिलाफ था। करूं क्या? अच्छा, आप लाहौर के अंदर वाला जो उसने बैटिंग से इसने वो शनवारी को 6 लगा दिया था और बैटिंग से मैच जीत लिया था। बिल्कुल शाहीन अफरीदी ने यूं जमीन पे थप्पड़ मारा था। मेरा दिल आज भी खौलता है। तो एनीवेज बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, बट एनीवेज आई एम येट टू सी, आई मीन लड़का यंग है, परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन आई एम येट टू सी कि भाई वो बात के जो इसको नेशनल टीम के सेटअप तक ले गई है, मुझे तो अभी तक नहीं आया। यार वो तो बिल्कुल इलॉजिकल था, मतलब कि इसकी इंटरनेशनल कॉल स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में चल के डेब्यू दे देना, ठीक है वहाँ की पिचेस फास्ट होती हैं, मगर उसकी कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं थी जिसपे मिसबा ने इसको इंटरनेशनल टेस्ट खिला दिया। ही हैड पेस मगर फर्स्ट क्लास खेला होना चाहिए था। नॉर्दर्न की तरफ से पाकिस्तान T20 कप खेले थे, उसमें परफॉर्मेंसेस इतनी बुरी नहीं थी। 9 विकेटें इसने दी थी 8 मैचेस में, विद एन इकोनॉमी रेट ऑफ 7.93, और इसका बेस्ट जो था वो 3 for 23 था। बट अगेन I think he's been Islamabad's product, true to Islamabad's nature. Retention उन्होंने की, they've retained him. ये गोल्ड में था, उसको रेलीगेट करवाया इन्होंने, इसको और जफर गोर को रेलीगेट करवाया सिल्वर में। जी, तो let's see how he performs. For me the jury is still open कि मैं भी खुद अभी तक नहीं, सिल्वर में इट्स अ गुड पिक यार। इसने आखिर में मुझे याद है कराची में शर्जील ने शुरू में बहुत मारा था, उसके बाद जो 3 ओवर इसने फेंके अगले, इसने वो मैच टाइट कर दिया था थोड़ा सा। थोड़ा छोटा सा स्कोर था, ज्यादा स्कोर नहीं किया था इस्लामाबाद ने, मगर इसने फंसा लिया था मैच। जी,
तो लेट्स सी अच्छा यार मेरे इस पीएसएल में कोई गलत साबित कर दें। सीवर साकिब भाई, हाँ मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा तेजी से शो को चलाया जाए, अब मेरा ख्याल है, क्योंकि 40 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। आप फिक्र ना करें, हमने स्पीड पकड़ लिया। ठीक है, बस चलिए। तो नेक्स्ट अप आ जाते हैं जफर गौहर, मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स जफर गौहर। इस्लामाबाद से हमेशा इनको रिटेन तो करते हैं, लेकिन इनके साथ फिर इनके लिए जगह नहीं ढूंढ पाता टीम में। लास्ट ईयर भी हम लोग बात करते करते थक गए कि इस्लामाबाद नीड जफर गौहर एंड दे ओनली ब्रॉट हिम इन द बिजनेस, जो कहना चाहिए ना, जो लास्ट लेग था उसमें 3 मैचेस उसने खिलाए थे, उसने आके साबित किया कि हाँ भाई दे वर द मिसिंग इंग्रेडिएंट वाज जफर गौहर, बिकॉज उसने आती साथ 5 विकेटें ली थी और इसका इकोनॉमी रेट 6.2 था। हाँ, इसका इकोनॉमी बहुत अच्छा है और लाहौर कलंदर का एक के खिलाफ एक मैच में तो 3 आउट किए थे इसने। बिल्कुल 3 for 31 था आई थिंक उस मैच में इसने लिया था। तो एनीवेज वेरी गुड पिक, स्पेशली इन सिल्वर। अब तो पाकिस्तान टीम तक भी पहुंच गए। एक मैच में ही शायद इनकी बैटिंग आई थी, उसमें इन्होंने 13 रन नॉट आउट बनाए थे लास्ट ईयर। बट अभी कल ही आई थिंक ही केम टू द नेशनल टीम, नेशनल वनडे कप, और आई थिंक इसने फिनिश की थी इनिंग, इफ आई नॉट रॉन्ग, फॉर सेंट्रल पंजाब अगेंस्ट सिंध। पास बहुत अच्छी बॉलिंग तो बहुत ही अच्छी कराई थी, बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग कराई सिंध के अगेंस्ट। 2 विकेटें 37 रन पे, और इसने नॉट आउट किया था, फिनिश किया था इनिंग को 28 रन। और जफर गौर का ये है कि यार बैटिंग भी एज यू सेड के कर लेता है। अभी जो टेस्ट मैच में डेब्यू हुआ न्यूजीलैंड में, उसमें वो जहां पर जेमिसन खेलने नहीं दे रहा था हमारे बैट्समैनों को, उसमें दोनों इनिंग्स में 37 या 38 रन किए हैं, और दूसरी इनिंग्स का तो टॉप स्कोरर था ये जी। तो अगेन गुड पिक, वेरी गुड रिटेंशन। सिल्वर में तो बहुत ही अच्छी रिटेंशन है, सो आई होप के इसको खिलाए भी इस मरतबा टीम में, इसके लिए जगह बना लें। चलें जी, फिर नेक्स्ट अप आ जाते हैं हम रोहिल नजीर के ऊपर। रोहिल नजीर अगेन इज 19 साल का लड़का है, विकेट कीपर है, मोस्ट प्रोबब्ली ही इज गोना बी पार्ट ऑफ द टीम प्लेइंग 11, क्योंकि आई थिंक ये ओनली विकेट कीपर है, अगर आप सॉल्ट को भी विकेट कीपर कंसिडर करते हैं, नहीं करते तो ये ओनली विकेट कीपर है इन द टीम। लीडरशिप क्वालिटी आई गेस इनमें शुरू से देखी आ रही है, जितनी ज्यादा कि एक तरह से मुझे लगता है पाकिस्तान के फ्यूचर कैप्टन है। अभी रीसेंट फॉर्म तो बहुत ही अमेजिंग रही है, ही इज बीन परफॉर्मिंग रियली वेल। पाकिस्तान शाहीन्स की तरफ से भी बहुत उम्दा परफॉर्मेंसेस दी। फवाद आलम के साथ मिलकर सेंचुरी भी तो लगाई है न्यूजीलैंड में सेंचुरी लगाई इन्होंने फवाद आलम साइड मैच में। फिर अभी नॉर्दर्न की तरफ से आती साथ नॉर्दर्न की तरफ से दोबारा खेलना शुरू किया है, और आई थिंक विद इन 4 और 5 मैचेस इनकी 3 हाफ सेंचुरीज है, और बड़े तेज खेले हैं, बल्कि उनमें भी लास्ट मैच जो कल खेले हैं उसमें भी अराउंड 88 रन बनाए थे 71 बॉल्स पे। तो प्लेड रियली वेल, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। और मैं देख रहा हूँ इसने पिछले 6 महीने में जो इसकी इनिंग्स है और जिसकी जो बैटिंग है वो बहुत इम्प्रूव्ड और बहुत अच्छी रही है। लाइक ही स्कोर्ड वेरी वेल, छक्के भी बहुत लगा रहा है, यानी कल इसने कोई 5-6 छक्के लगाए हैं। मसल पावर उसने बिल्ड कर ली अपनी, मसल पावर बिल्ड कर लिया, एंड ही इज डूइंग वेल। आई थिंक ही इज नॉकिंग द डोर ऑफ नेशनल टीम। और पिछली भी यार पीएसएल में इसने, मुझे याद है लाहौर के खिलाफ तो एक मैच में अच्छी बैटिंग कर गया था। ज्यादा मैचेस नहीं खेले थे, मेरे ख्याल से 2 या 3 मैचेस खेले। हाँ, मगर एक मैच में इसने अच्छी बैटिंग की थी, मेरे ख्याल में वो सबसे आखिरी जिसमें लास्ट मैच था जिसमें इन्होंने अपने हाँ, इसमें इसने कोई बड़ी अच्छी इसने रिवर्स स्वीप्स भी मारी थी, और कवर के ऊपर बड़ी अच्छी एक छक्का और कुछ चौके, मेरे में 25-30 रन की अच्छी इनिंग्स खेली थी इसने। आगे गवाए के जिस प्लेयर ने लाहौर के खिलाफ परफॉर्म किया साथ दिल पे लिखी हुई है। चले जी, मैं नेक्स्ट आ जाते हैं रीस टॉपली अगेन ही इज एन इंग्लिश प्लेयर, इंग्लैंड की तरफ से भी खेल चुके हैं, और इनके लाइक अंडर 19s में भी खेल चुके हैं, हैम्पशायर से भी खेलते हैं, सरे और ससेक्स से भी खेल चुके हैं। ही इज अगेन लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है, बॉलर है बेसिकली, और नॉट मच टू टॉक अबाउट हिम ऑनेस्टली, बट सिल्वर की एक अच्छी पिक है यार। 2016 में ये मेरे ख्याल में शारजा और
यूएई वगैरह में जब इंग्लैंड की टीम आई थी, ये पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। जी लेफ्ट आर्म, अच्छी हाइट पे, अच्छी अच्छी बॉलिंग करता है। ओवरऑल अगर T20 की स्टैट्स की बात करूं तो बेस्ट फॉर इनका 4 for 20 है। मेरे ख्याल से न्यू बॉल से थोड़ा सा स्विंग कर लेते हैं। कोई देखे इसके नेट वेस्ट में क्या इस दफा के कुछ हैं आपके पास स्टैट्स के नेट वेस्ट में? अभी ये टीम मॉर्गन वर्सेस टीम बटलर के खिलाफ खेला था, जो 2 मैचेस अभी हुए थे इनके। उसमें T20 मैच थे, एक में 22 रन दिए थे, एक में 20 रन दिए थे। वाइटलिटी के कोई हैं आपके पास हैंडी? वाइटलिटी में इन्होंने सरे की तरफ से खेला था, और एक मैच में उन्होंने हैम्पशायर के खिलाफ 4 विकेटें ली थी। नॉट अ बैड सीजन एट ऑल। मैं अगर देखूं इन टोटल 1 2 4 5 6 क्योंकि यार इस्लामाबाद ने लिया 15 विकेटें, लिया होगा 15 विकेटें। और जरूर ये बैटिंग करता होगा जो इस्लामाबाद ने लिया है, ये भी बता दूं आपको। नहीं, बैटिंग तो नजर नहीं आ रही है फिलहाल। अच्छा। मेरे ख्याल से वाइटलिटी में इतना इनको बैटिंग का चांस नहीं मिला, सिर्फ बॉलिंग ही कराते थे। सही। So he's performed well in Vitality. Hopefully he does well in this too. Again, new ball से तो अच्छा इनको अच्छा बॉलर चाहिए था, तो good pick in that sense, especially when you're getting him in silver. सही, आगे चलते हैं जी। सबसे आखिरी नंबर पे हम सबके प्यारे चाचा इफ्ती। चाचा इफ्तिखार यार बड़ी सॉलिड पिक है सिल्वर के हिसाब से। बहुत सॉलिड पिक है यार। I mean this is again खेल गया इस्लामाबाद इस मरतबा फिर। और अगेन वो इस्लामाबाद तभी खेला जब दूसरों ने खेलने दिया। तो आई थिंक वेरी गुड, वेरी श्रूड पिक इफ्तिखार की। कैन बॉल ऑफ स्पिन एज वेल एज बैट एंड फिनिश द इनिंग्स। मीडियम पेसर चाहिए तो मीडियम पेसर भी बन जाती हैं वो। मैं पिछले दिनों उनकी वो एक मैच में देखा, उन्होंने मीडियम पेस भी बना दिया कर दी थी। वो एक मैच नेशनल T20 में याद नहीं कि यार वो जो कराची के नया लड़का आया हुआ लेफ्टी, उसने जो जिताया था, आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए थे, तो चचा इफ्तिखार को उन्होंने फास्ट बॉलिंग दे दी, आखिरी ओवर फास्ट बॉलिंग की, मगर वो तीनों दानिश अजीज ने वो 20 रन कर दिए थे उस ओवर में। 2 या 3 छक्के मार दिए उसने, वो फिनिश कर गया था। मगर ऑक्सफोर्ड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 आउट किए थे यार। अगेन वेरी गुड पिक। अभी नेशनल T20 में भी रीसेंट मैचेस में इसने आई थिंक एक मैच में इसने 70 ऑड रन किए थे जो मैंने लास्ट देखा था, और 4 विकेटें ली थी। हाँ, वो खैबर पख्तूनख्वा अगेंस्ट सेंट्रल आपकी टीम सेंट्रल पंजाब के खिलाफ इसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो अगेन वेरी गुड पिक, नो कंसर्न्स अबाउट हिम। यार अभी न्यूजीलैंड के में जो तीनों T20 में पहले 2 तो खिलाए नहीं उसको, आखिरी में खिलाया तो फिर बैटिंग पे नहीं भेज रहे। आखिरी ओवर सेकंड लास्ट ओवर में आया और 2 छक्के मैच के जो जिता के बाद जो उसने यूं स्माइल की है ना, वो $1 मिलियन स्माइल थी। बिल्कुल। कमेंटेटर भी कह रहे थे कि दैट्स अ $1 मिलियन स्माइल। मुझे उस पे वो वाला आ गया कि वो एसएच वो कह रहा हो, जब वो एक ऐड नहीं आया था मिसबा उलग का, सईद अजमल और जुनैद खान और बड़े तो हो गए, जो इतना बड़े नहीं हुए। बड़े तो हो गए, पहुंच तो गए पर बड़े नहीं हुए कुछ बड़े इस तरह के। तो वो स्माइल वो वाली थी बेसिकली, वो वाली स्माइल थी बिल्कुल एग्जैक्टली। तो एनीवेज दिस कंक्लूड्स द सिल्वर। तो इसका मतलब है यार सिल्वर भी इनकी, मुझे तो लग रहा है 10 आउट ऑफ 10 देने का दिल कर रहा है। 10 आउट ऑफ 10 ऑल स्ट्रॉन्ग पिक्स यार, ऑल स्ट्रॉन्ग पिक्स। आगे चलते हैं जी, सबसे आखिरी अच्छी आगे चलते हैं जी इमर्जिंग में यार मोहम्मद वसीम जूनियर जो इन्होंने एक उठाए हैं, 2 हैं। एक तो अहमद सफी अब्दुल्ला लेफ्ट आर्म स्पिनर। अहमद सफी का ये कि लास्ट ईयर भी इन्हीं के साथ खेले थे, सेंट्रल पंजाब से इनका फर्स्ट क्लास सीजन है, 22 साल का है और फैसलाबाद बॉर्न है। PSL में 3 मैचेस ही खेले थे और 4 आउट किए थे, 8 की इकोनॉमी थी, थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेता है। फर्स्ट क्लास में सेंट्रल पंजाब से खेलते हुए उसने 83 रन की इनिंग्स अच्छी खेली थी सिंध के खिलाफ। एक और पिक बड़ी अच्छी है इनको यार, मोहम्मद वसीम जूनियर, एक और इनको बॉलिंग ऑलराउंडर इन्होंने ढूंढ लिया है। 19 साल का लड़का है, पाकिस्तान अंडर-19 से भी खेला हुआ है, नॉर्थ वजीरिस्तान से ताल्लुक है उसका, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। और अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा लिस्ट ए में उसने बड़ी अच्छी 52 रन की इनिंग्स भी खेली है बैटिंग में। यार इसने जो रिवर्स स्वीप पे शॉटें मारी हैं यार, रैंप शॉट खेली है भाई। मी और रैंप शॉट की आवाज नहीं आ रही। चलो क्या हुआ? हेलो, मुझे आ रही है भाई। अच्छा हसीब, मेरी आवाज तो ठीक ही है। अगर एनीवे मैं बोलता रहता हूँ, बस यार यही बताना था कि मोहम्मद वसीम जूनियर जो है ये
लिस्ट इसने पाकिस्तान कप खेल रहा है आजकल केपी से। सॉरी जाकिर भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ मुझे आ रही है हसीब तुम्हारी आवाज। तुम्हारा इंटरनेट का मसला लग रहा है, तुम्हारी वीडियो फ्रीज हो गई है। अच्छा एनीवे दोबारा यार दोबारा ज्वाइन कर लो। हाँ दोबारा ज्वाइन कर लो आप उतनी देर और फिर बात करते हैं। मगर एक उतनी जब तक हसीब नहीं आता सॉरी बस जाकिर भाई, ये आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आ रही है। हसीब हसीब डिस्कनेक्ट करके ना आप दोबारा आओ। अगर तुम्हें हम लोगों की आवाज नहीं आ रही हमें आ रही है आपकी आवाज। चला गया, मेरे ख्याल से रीजॉइन करेगा। अब अच्छा rejoin ताकि भाई यू कंटिन्यू। अच्छा ये इमर्जिंग कैटेगरी पूरी हो गई हमारी, तो अगली हाँ तो मर्जिंग कैटेगरी यार हो गई है। बस मैं मोहम्मद वसीम जूनियर के बता रहा था कि लिस्ट ए में पाकिस्तान कप केपी से खेल रहा है। 4 मैचों में 85 रन उसने किए हैं 107 के स्ट्राइक रेट से और 54 रन की बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है। और बॉलिंग में 4 मैचेस में उसने 4 ही विकेट्स हैं उसके पास 4 मैचों में और 7 की इकॉनमी से उसने बॉलिंग की है। अहमद सफीदुल्ला का मैंने पहले ही बता दिया था। तो अच्छी मर्जिंग इनकी कैटेगरी है। आगे बात करते हैं। सप्लीमेंट्री है अगली साके भाई। अब सप्लीमेंट्री है जी, बात करते सप्लीमेंट्री हसीब बात करेगा। हैं। हाँ जी, सप्लीमेंट्री में फिर क्रिस जॉर्डन आ जाते हैं और आकिब जावेद। क्रिस जॉर्डन की क्या ही बात करनी है यार, आई मीन एवरीवन नोज, ब्रिलियंट डेथ बॉलर, गुड बैट्समैन एज वेल, और इसके अलावा वेरी गुड फील्डर टू। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा 3 डायमेंशनल प्लेयर है फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। सप्लीमेंट्री में मिल गया, बट देखना ये कि हाउ मच ही इज अवेलेबल। यार इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट स्क्वाड में तो नहीं आया विच इज अ गुड न्यूज कि खुद आपको पता है ना आजकल बबल के चक्कर में इतने बड़े बड़े स्क्वाड जा रहे हैं तो इनके रिजर्व्स में भी नहीं है। साकिब महमूद चला गया मगर जॉर्डन नहीं है। तो जॉर्डन इसका नहीं। मतलब है कि पहले 7 मैचेस के लिए तो वो अवेलेबल है। हाँ अब उसने आगे T20 में तो जाने जाना उसका तो स्पेशलिस्ट है। बिल्कुल। तो उसका फिर देख लेंगे कि फिर ये लोग क्या रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में उसकी क्या रिप्लेसमेंट लेते हैं। मगर ये लेकिन 7 मैचेस के लिए नॉट अ बैड पिक एट ऑल। नॉट अ बैड पिक पहले 7 मैचेस पहले में 7 मैचेस के लिए खासतौर से इनकी बॉलिंग लाइन को बड़ा स्ट्रेंथन करता है। बहुत एक टेंशन कर इंटरनेशनल देगा। प्लेयर जो मिसिंग था वो मिल जाएगा इनको। तो गुड पिक देयर। आकिब जावेद अगेन लास्ट ईयर भी इनसे खेले थे, कोई बहुत ज्यादा चार चार उम्मीदें बहुत थी लेकिन बहुत ज्यादा चार चांद नहीं लगा पाए थे लास्ट ईयर। इंजर्ड भी हो गए थे आई थिंक। अभी तो इंजर्ड भी हुआ था हाँ वापस भी आया था यार। एक मैच में तो मुझे याद है उस बेचारे को जेम्स विंस इतनी फॉर्म में था कि वो मैच भी इस्लामाबाद में था। इस्लामाबाद यूनाइटेड मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के सारे मैच हार गई थी अपने होम ग्राउंड के 4 जी के जी, 4। पिंडी में सारे मैचेस आ रहे थे वो लोग। तो मगर आकिफ मुझे याद है कि ही वेंट वेरी वेरी एक्सपेंसिव इन लास्ट मैच। 8.33 का इकोनॉमी रेट था। अगेन पहला मैच तो जैसे जब जिसने पहले मैच खेला तो उसमें तो काफी अच्छी बॉलिंग कराई थी। तो अच्छा चलो लगातार के स्क्वाड तो आगे आगे बढ़ते हैं। देखें जी, अब कैटेगरीज आप लोगों ने जो है वो पूरी कर ली हैं। अब बात करते हैं, दो हमारे जो है वो सेगमेंट्स रह गए हैं। हम स्ट्रेंथ और वीकनेस की अगर बात करें साकिब भाई, वेरी क्विकली, हाउ डू यू सी कि क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है टीम के साथ? या स्ट्रेंथ इस्लामाबाद यूनाइटेड आपको पता है हमेशा से स्ट्रांग टीम होती है। पिछली दफा एक छोटी सी वीकनेस थी इनके बॉलिंग डिपार्टमेंट में क्योंकि डेल स्टेन अकेला था पिछले साल। उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कोई सीनियर बॉलर नहीं था। तो और वो सिर्फ 5 मैच खेला जहां पर इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई कि वो सिर्फ 5 मैच खेला था। तो 5 मैच इन्होंने सिर्फ फहीम अशरफ के साथ गुजारे थे। फिर इस दफा बात ये है कि इस दफा जॉर्डन भी है और हसन अली भी है तो ये दोनों तो आ गए और फहीम अशरफ भी थोड़ी सी फॉर्म में आ गया तो इन्होंने अपनी वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट कर ली है। बैटिंग हमेशा से इनकी डीप जाती है। ऑलराउंडर्स हमेशा से इनके पास होते हैं। अगर जबरदस्ती की एक दो बनानी हो उनकी वीकनेसेस तो स्ट्रेंथ तो है ही है हर डिपार्टमेंट में। बैटिंग भी है ऑलराउंडर भी है बॉलिंग भी एक्सपीरियंस आ गया है। एक दो बस बना सकते हैं कि जो इनकी मिडिल ऑर्डर होगी वो आसिफ अली हुसैन तलत लाइक इफ्तिखार इज अ गुड पिक तो उनके ऊपर होगी। और इनके पास बेंच के ऊपर बैट्समैन इनके बॉलर्स बेंच पे बहुत ज्यादा हैं मगर बेंच के ऊपर इनके पास लोकल प्लेयर्स लोकल बैट्समैन ज्यादा नहीं है। मेरे ख्याल में इफ्तिखार और हुसैन तलत में से कोई एक खेला करेगा एक बेंच पे बैठा करेगा तो वो उनकी बेंच होगी। हाँ यार, तो मेरे हिसाब से भी स्ट्रेंथ इनकी अगेन ये डीप बैट करते हैं। एक ओपनर्स बड़े सॉलिड हैं इस मर्तबा और हिटर्स थ्रू आउट दी 11 है। लेकिन अब वही बात आ जाती है कि जब आपके पास इतना सारा टैलेंट हो टीम के अंदर, फिर उसको मैनेज किस तरह करना है, उनका कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, दैट इज समथिंग दैट दे वुड हैव टू फिगर आउट। और लास्ट ईयर मेरे ख्याल से थोड़ी सी स्ट्रगल पॉइंट ये भी था कि हाँ ठीक है आपके पास बैटिंग डीप थी लेकिन आपका बॉलिंग कॉम्बिनेशन इम्पैक्ट हो जाता था उसकी वजह से।
तो वो कॉम्बिनेशन बनाना इनके लिए हो सकता है थोड़ा सा हो, लेकिन ओवरऑल ऑनेस्टली ये भी हम जानबूझ के कुछ हमें कुछ निकालना है तो वो कीड़ा निकाल रहे हैं। अदर देन दैट टीम इस दफा इन्होंने प्रॉब्लम्स अपनी सॉर्ट आउट कर ली हैं। अच्छा चलिए इनको टॉप 3 में देखते हैं, मिडिल में देखते हैं, बॉटम पे देखते हैं। टॉप 3 सर मेरी तरफ से भी टॉप 3 में ही है। चलिए जी, टॉप 3 दोनों ओवरऑल रेटिंग्स आके भाई क्विकली। ओवरऑल रेटिंग यार हम जो अपनी प्लेइंग 11 देंगे ना उसमें एक फाइनल रेटिंग्स देंगे, एक्यूरेट 1 आउट ऑफ 6 जो एक्यूरेट रेटिंग देंगे। आज की रेटिंग यही है कि टॉप 3 है। टॉप 3 है, चले दोनों की तरफ से टॉप 3 ये था जी। इस्लामाबाद यूनाइटेड पे रेलू कट्टे का एनालिसिस। काफी कुछ लोग जो है वो चाहते थे कि लंबा शो हो, तो लंबा हो गया, 55 मिनट ऑलरेडी हो गए। और जो लोग छोटा शो चाहते हैं तो उनसे माजरत। और सब्सक्राइब कर लें। दूसरी चीज ये कि अगेन लोगों ने कमेंट किया था कि मैं गायब, यार वो पीछे बैकग्राउंड में सारी इसलिए मैं वो कंट्रीब्यूशन कर रहा था, तो इन लोगों को मैं बोलने देता हूँ बीच में दादा वो। तो एनीवेज जाने से पहले जो है वो जाहिर है एक दफा फिर आपसे यही दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज डू शेयर द वीडियोस एंड डू कमेंट। काफी मैंने पहले भी जिक्र किया था, काफी व्यूअर्स हमारे जो है वो नॉन सब्सक्राइबर्स में जब भी होते हैं, दैट मीन्स कि हमारा एल्गोरिथम रिकमेंडेड में जा तो रहा है, लेकिन लोग फिर भी सब्सक्राइब, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हेल्प अस out and help the channel out, and thank you again for watching. आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। हाफिज़।